आज की जो खबर है, इसके लिए सिर्फ एक लाइन में ये कहूँ कि दुनिया में इस धरती पर किसी एक जगह पर अगर सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ है, सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया, उनका कत्ल किया गया है, ये उसकी कहानी है। जंग में या बाकी जगहों पे बहुत सारे अलग अलग कत्लेआम हुए, लोगों को मारा गया, लेकिन इस कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ और जिस डेथ कैंप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके नाम पर रिकॉर्ड है कि एक ख़ास करीब 40 किलोमीटर के एरिया में बने इस डेथ कैंप में 11 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ। अलग अलग फिगर हैं, कुछ तो इसे 11 लाख से भी बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन हम 11 लाख मान कर चलें तो एक जगह पर 40 किलोमीटर के दायरे में करीब 4 से 5 साल के अंदर 11 लाख लोगों का कत्लेआम, ये कहानी उसकी है। अब जहाँ पे जिस कैंप में 11 लाख लोगों का कत्लेआम हो, उस कैंप का जो इंचार्ज है, उसमें जो लोग थे, आप सोचें कि कितने बेरहम या जालिम होंगे। इस कैंप का मालिक कोई और नहीं, हिटलर था, और हिटलर ने इसे बनाया था। और इस कैंप में सबसे ज़्यादा कत्लेआम यहूदियों का हुआ था। और जब इसके बाद हिटलर की मौत हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, हिटलर हार गया, तो इस कैंप के ऊपर रूस ने जाके कब्ज़ा किया। और वहाँ से जब वो पहुँचे थे, रूस की सेना, तब इस कैंप के अंदर करीब 7,000 लोग थे, जो भी शायद मारे जाते लेकिन बच गए। और उसके बाद इस कैंप की सारी कहानियाँ आती हैं, वहाँ के जुल्म की कहानियाँ सामने आती हैं। और इस हिटलर की हार के बाद इस कैंप के जो इंचार्ज बहुत सारे लोग थे, वो सब भाग जाते हैं। लेकिन यहूदियों का जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, और उस वक्त यहूदियों का कोई अपना देश नहीं था, इजराइल का जन्म नहीं हुआ था, तो यहूदी लोगों ने यह ठाना था कि इस कैंप में जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिस जालिम तरीके से मारा, ऐसे हर गुनहगार को पकड़ कर वो सज़ा देंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग भाग गए, कुछ पकड़े भी, लेकिन जो इसमें एक मेन था, यहाँ का एक तरह से कहें कि जो प्रबंधक, इंचार्ज, जिसने नामालूम कितने कैदियों के जिस्म पर लोहे से दाग कर नंबर लिखे थे, कैदी नंबर, उस एक शख्स की सबसे ज़्यादा तलाश थी इजराइल को। और वो बरसों भागता रहा, फिर उसे कैसे पकड़ा, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितने देशों के चक्कर काटे इजराइल के जासूस ने, ये उसकी कहानी है। लेकिन इस कहानी पे आऊँ उससे पहले इस कैंप के बारे में। ऑशविच कैंप, पोलैंड में ये कैंप, साउथ पोलैंड की तरफ। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, तो उसके बाद नाजिज्म चला और नाजी का प्रचार प्रसार हुआ। उसके तहत ये था कि जर्मनी को हक है इस दुनिया पे हुकूमत करने का, और इसीलिए वो अलग अलग देशों पे उसने हमला किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पोलैंड से हुई थी। और इसी पोलैंड पे कब्ज़ा करने के बाद पहली बार 1940 में इस डेथ कैंप, यानी कि ऑशविच कैंप, मौत का दूसरा नाम भी जिसे कहते हैं, ये बनाया गया। और इस डेथ कैंप में आमतौर पर पहले, ये जो डेथ कैंप था पहले छोटा मोटा था, इसमें जो पॉलिटिकल बंदी होते थे, राजनीतिक बंदी, उनको रखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से यहूदियों से नफ़रत थी हिटलर को, और फिर पोलैंड को हराकर पोलैंड पर कब्ज़ा किया, तो उसने पोलैंड में रहने वाले तमाम यहूदी और बाकी यहूदियों को फिर यहाँ लाला कर डालना शुरू किया और इस ऑशविच कैंप को बड़ा बनाया। और ये दुनिया का सबसे एक बड़ा कसाई खाना एक तरह से बन गया, जहाँ लोगों को मारा जाता था। इस कैंप में तमाम यहूदियों के अलावा जो यूरोपियन कंट्री के भी जो दुश्मन थे हिटलर के, उन लोगों को, रूस के लोगों को, इन सबको बंदी बनाकर रखा जाता था। और शुरुआत कहते हैं कि रूस के सैनिकों से हुई थी, जब उनको गैस चैम्बर में डालकर मारा जाता था। इस डेथ कैंप में, इस ऑशविच कैंप में मारने के अलग अलग तरीके थे। गोलियों से भूना जाता था लाइन से कतार में, गैस चैम्बर में डालकर मारा जाता था, तेज़ धार हथियार से मारा जाता था। अलग अलग जितने भी विभत्स तरीके थे वो सारे अपनाए इस कैंप के अंदर। कहते हैं इस कैंप के अंदर एक तरह से चार ऐसी जगह थी जहाँ पे लाशों को जलाने का इंतज़ाम था। और हर दिन औसतन एवरेज करीब 5,000 लाशें इस कैंप के अंदर जलती थी 1940 से। और इस कैंप पे रूसी सेना ने जो कब्ज़ा किया वो 1945 जनवरी के महीने में। तो 5 साल तक आप जोड़िए, और मिनिमम जो है वो 5,000 लोगों की लाशें जलाई जाती थी। जब इस कैंप से आज़ादी मिली और हिटलर को वहाँ से भगाया गया, बल्कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली,
तो मैंने आपको बताया था कि 7,000 तो कैदी मिले थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब इस डेथ कैंप को, इस ऑस्ट्रिच कैंप को वहाँ पे पोलैंड में इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ कैंप के अंदर जब तलाशी ली गई तो मर्द, बच्चे, औरतें, इन सब के बाल के झुंड मिले थे। और जानते हैं उन बालों का वज़न कितना था? 6,350 किलो, 6,350 kg के सिर्फ बाल मिले थे सर के लोगों के। तो आप अंदाज़ा लगाइए, और बाल का वेट कितना कम होता है। 1 लाख से ज़्यादा जूते और चप्पल मिले थे जिनको संभाला गया। 12,000 से ज़्यादा रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मिली थी। करीब 4,000 सूटकेस मिले थे, और बाकी अलग अलग चीज़ें मिली थी जिनको संभाल के म्यूज़ियम में रखा गया। कहते हैं कि इस कैंप में करीब 11 लाख लोगों को मारा गया था 5 साल के अंदर, और ये सारे हिटलर के लोगों ने मारा था। लेकिन 24 जनवरी 1945 जब रूस ने वापस पोलैंड पे पहले वो किया, हिटलर के चंगुल से छुड़ाया, फिर रूस गया, जिसके बाद मैंने आपको पिछली कहानी में सुनाई थी कि किस तरीके से हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और हिटलर का शासन ख़त्म हुआ। तो 1940 में रूस ने इस सिलसिले को 45 में ख़त्म किया, और जब यह ख़त्म हुआ उस वक्त तक इजराइल नहीं बना था, और सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम हुआ था वो यहूदियों का हुआ था। कहते हैं कि इस 11 लाख में करीब 70%, 75% जो कत्ल हुआ था वो यहूदियों का हुआ था। तो यहूदी जो है इसको लेके उनके अंदर एक गुस्सा था, और वो चाहते थे कि जब ये सारी चीज़ें हों तो कैंप के उन लोगों को, क्योंकि हिटलर को ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी थी, हिटलर मर चुका था, लेकिन इस कैंप के जो मेन लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जुल्म किया उनको सज़ा मिले। इसमें बहुत सारे ऐसे यहूदी भी थे। ये कैंप जो बनाया गया था इस जगह से बनाया गया था ऐसे कि यहाँ से निकल के भागना मुश्किल था, और जो लोग भागने की कोशिश करते उनको और ज़्यादा सज़ा दी जाती। कुछ छूटे थे इसमें से जिन्होंने बाहर आकर कहानियाँ सुनाई, और तभी यहूदी जो है उस वक्त उनका अपना कोई देश नहीं था, और वो इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से इस कैंप के अंदर काम करने वाले हिटलर के उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहूदियों का कत्लेआम किया। जब सारी चीज़ें पता चली, जब हिटलर की हार के बाद इस कैंप में जो काम कर रहे थे वो भी अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने जो जुल्म ढाया अब उसका बदला लिया जाएगा। और तमाम देश जो थे, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, हिटलर के करीबियों को। तब इजराइल में ना मोसाद हुआ करती थी, ना इजराइल की कोई सेना थी, ना इजराइल का जन्म हुआ था। इजरायली लोग तब एक हैगाना नाम से पैरामिलिट्री फोर्स बनाकर चला रहे थे, हैगाना, और इसी के ज़रिए वो यहूदियों के हित की रक्षा करते और यहूदियों के दुश्मन के ऊपर हमला करते। तो उस वक्त की बात है जब ये फ़लस्तीन का, वहाँ पे एक तरह से जो फ़लस्तीन है वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, और फ़लस्तीनी थोड़ा ज़्यादा ताकतवर थे उस वक्त, और इजराइल का जन्म नहीं हुआ था। लड़ाई जारी रहती थी फ़लस्तीन के साथ इजराइल की, यहूदियों की। तो तब यहूदियों ने एक हैगाना नाम का पैरामिलिट्री फोर्स बनाया जिनके ज़रिए ये लड़ते थे फ़लस्तीनी अरब से, और उसी हैगाना का एक विंग था जो इनकी खुफिया एजेंसी थी, जैसे मोसाद। उस वक्त मोसाद नहीं था क्योंकि इजराइल ही नहीं था। तो हैगाना पैरामिलिट्री फोर्स और हैगाना की ही एक गुप्तचर विभाग, एक जासूसी विंग। हिटलर की हार के बाद ये एक्टिव हुआ हैगाना, और इसके बाद इनके गुप्तचर विभाग की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि इस ऑश्विच कैंप के जितने बड़े गुनहगार हैं इन सबको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर सज़ा देनी है। लिस्ट बनाई गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा नाम था इस लिस्ट में, जो इस कैंप का एक तरह से करता धरता था, जो इस कैंप का इंचार्ज था, उसका नाम था ओटो अदाल्फ आइकमन। ओटो अदाल्फ आइकमन ये प्रबंध निदेशक था एक तरह से इस कैंप का। तो हैगाना की मीटिंग हुई, इनकी सीक्रेट सर्विसेज की मीटिंग हुई, और उसमें ये कहा गया कि उनका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो पकड़ना है इस शख्स को, ओटो अदाल्फ आइकमन को, जिसने सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया यहूदियों का इस डेथ कैंप में। इसके बाद ये काम दिया गया इस हैगाना के खुफिया विभाग में जो एक तेज तर्रार जासूस उस वक्त, उसका नाम था तूविया फ्रीडमैन। तूविया फ्रीडमैन एक जांबाज, तेज तर्रार, बेहद चालाक, और यह हैगाना का जासूस, जिसको एक तरह से कहें कि आगे चल के वही मोसाद ने जो काम किया और मोसाद बना। तो मीटिंग में तूविया को यह जिम्मेदारी दी गई, फ्रीडमैन को,
कि तुम ओटो अडॉल्फ आइकमन का पता लगाओ और उसे पकड़ कर लाओ, उसे यहूदी खुद सज़ा देंगे। यहीं से कहानी शुरू होती है इस डेथ कैंप जिसमें 11 लाख लोगों को मारा गया, उसके एक खूंखार, एक तरह से आप कहें जल्लाद, जेलर या प्रबंध निदेशक जो भी, उसको ढूंढ के पकड़ के लाने के लिए टूविया फ्रीडमैन ने अब अपनी कोशिश शुरू की। बट दिक्कत ये आई कि ओटो आइकमन की कोई तस्वीर ही नहीं थी। जब ये सारी चीज़ें हुई और हिटलर आ रहा था, उसने अपनी सारी निशानी एक एक करके मिटा दी और फिर वो वहाँ से भाग निकला। तो लगे रहे अब ये तमाम उसके पीछे, पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। छोटी से छोटी कागजात उस जो कैंप में मिले या बाकी चीज़ जगह पे मिले, उनको ढूंढा गया। जहाँ जहाँ पे इन हिटलर के लोगों को बंदी बना कर रखा गया था अलग अलग देशों के कैंप में, वहाँ वहाँ तक हैगमैन के जासूस पहुँचे फ्रीडमैन के ज़रिए और कोशिश की कि कहीं तो हो जहाँ पे ये मिल जाए आइकमन, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में पता चला कि अमेरिका के एक कैंप में जर्मन के कुछ युद्ध बंदी रखे गए थे और उसमें आइकमन नाम का एक शख्स भी आया था, लेकिन अमेरिका ने तब उसकी शिनाख्त सही से नहीं की। बाकी बंदियों की तरह उससे भी पूछताछ की। उसने कहा कि मैं अपने देश के प्रति वफादार हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और उस वक्त जो मुझे एक देश के प्रति करना चाहिए था वही किया, वही रटा रटाया जवाब दिया। और उसके बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, उसे सीरियसली नहीं लिया गया। बाद में ये अपने 4 साथियों के साथ आइकमन उस अमेरिकी कैंप से भाग निकला और उसके भागने के बाद फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। फ्रीडमैन को ये बात पता चली, वो उस कैंप में जाता है अमेरिका के, वहाँ से जानकारी जुटाता है, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जो उसको किसी नतीजे तक पहुँचा सकती थी और खाली हाथ रहा, लेकिन उसकी कोशिश जारी रही। इसी दौरान में बहुत सारे कागजात उसने इधर उधर टटोलने खंगालने शुरू किए, जो हिटलर से जुड़े हुए, इस कैंप से जुड़े हुए, उनके कैंप के जो स्टाफ थे उनसे जुड़े हुए। करते करते एक छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है फ्रीडमैन को, लंबी कोशिश के बाद जर्मनी में। और वो कागज़ के टुकड़े में डेट था 30 अक्टूबर 1934, 30 अक्टूबर 1934 का। और असल में ये कागज़ पे उसका सिर्फ सिग्नेचर था, बाकी जो मजमून था वो ये था कि वो एक वेरोनिका लिबेल नाम की महिला से शादी करने की इजाज़त चाहता था। 34 की बात है, हिटलर वहाँ पे जर्मनी में आ चुका था और चूँकि ये हिटलर के साथ था तो इसको शादी के लिए एक मंजूरी चाहिए थी। 30 अक्टूबर 1934 की तारीख थी, उस पर इसका साइन था। इसी को फिर टटोलते टटोलते वो दूसरे कागज़ तक पहुंचता है जो 23 जनवरी 1935 की थी, जिसमें उसको मंजूरी दे दी गई कि आप शादी कर सकते हैं। और तब इसने शादी की और जो इसकी बीवी थी फिर उसका नाम पड़ा वेरोनिका लिबेल आइकमन। अब इस कागज़ के टुकड़े के ज़रिए पहली बार आइकमन की वाइफ का नाम पता चलता है। फ्रीडमैन अब उसकी वाइफ के पीछे पड़ता है, ढूंढता है कि कहाँ मिलेगी, बहुत काफ़ी कोशिश करता है पर कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिर में फिर एक चेकोस्लोवाकिया में एक शख्स पकड़ा जाता है और पता चलता है कि आइकमन का दोस्त है। फ्रीडमैन को यह खबर मिलती है, वो चेकोस्लोवाकिया के प्राग पहुंचता है। प्राग पहुंचकर उस शख्स से मिलता है जिसको पकड़ा गया था और उसका नाम था बिल्जली। बिल्जली से बात करता है तो पता चलता है कि वो आइकमन का दोस्त नहीं बल्कि उसका एक तरह से दुश्मन था, नफरत करता था। उससे बहुत सारी बातचीत की जाती है लेकिन उससे कोई ख़ास खबर नहीं मिलती है, उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। बट वो इतना बताता है कि एक चेकोस्लोवाकिया में ही एक ड्रोपल नाम की जगह पे है जहाँ पे आइकमन की एक छोटी सी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो अब जर्मन, पोलैंड, अमेरिका, उसके बाद पता चला कि ये ड्रोपल यहाँ पे एक फैक्ट्री थी आइकमन की और वहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है। फ्रीडमैन अपने एक सहयोगी, दूसरे एक जासूस जिसका नाम था मोनास, उसको ड्रोपल भेजता है और कहता है कि जाकर उस फैक्ट्री और उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो उसको जुटाओ। मोनास ड्रोपल पहुंचता है एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में। वहां जाकर उस फैक्ट्री के आसपास जहां उसको पता मिला था कि यहाँ पे है, एक रिजॉर्ट में वो कमरा लेता है, वहाँ रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों से दोस्ती करता है और यह अपने आप को बताता है कि जर्मनी के युद्ध में जो सैनिक मारे गए उनका हमदर्द है। और उस इलाके में बहुत सारी ऐसी विधवाएं थी जो जर्मनी के युद्ध में मारी गई थी, तो उनको लेकर उसके प्रति, एक मोनास के प्रति उन लोगों के लिए भी हमदर्दी आती है। और इसी दौरान एक विधवा महिला से मोनास की मुलाकात होती है और ये जो मोनास जिस महिला से मिलता है ये असल में कहीं ना कहीं आइकमन से को जानती थी।
तो ये उस विधवा महिला से पहले करता है, उससे दोस्ती करता है, उसके करीब आता है, और उसके बाद उससे पता चलता है कि ये जो विधवा महिला है ये उसकी वाइफ जो वेरोनिका है उसकी दोस्त है, और वो वहीं रहती है ड्रोपल में, और उसके 3 बच्चे हैं, यानी आइकमन के 3 बच्चे थे। तो विधवा से बहुत नज़दीकी बनाने के बाद अब मोनास किसी तरह से आइकमन की वाइफ तक पहुंचना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ज़रिया था आइकमन तक पहुंचने का। धीरे धीरे उस विधवा के ज़रिए वो वेरोनिका के भी करीब जाता है, दोस्ती होती है। थोड़े दिनों के बाद वेरोनिका के घर आना जाना शुरू होता है, तीनों बच्चे भी मोनास को पसंद करने लगते हैं और इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। लेकिन वो घर जाने के बाद काफ़ी कोशिश करता है किसी तरह से आइकमन की कोई फ़ोटो मिल जाए, कभी नहीं मिली, पर वो अपने काम में लगा रहता है। इस दौरान में वेरोनिका को एक दिन कहती है मोनास से कि मुझे एक मेड चाहिए, तबीयत ठीक नहीं है घर में किसी काम के लिए और मेड मिल नहीं रही है। तब मोनास कहता है कि ठीक है, मैं रिजॉर्ट के मालिक से बात करके किसी मेड का इंतज़ाम कराता हूँ। इसके बाद वो फ्रीडमैन को ये खबर देता है। हैगान की एक महिला जासूस मेड बनकर वेरोनिका के घर पहुँचती है, करीब 6 महीने तक वहाँ काम करती है, लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिलती। आखिर में वो अपनी रिपोर्ट देती है कि वेरोनिका और आइकमन के बीच पिछले 7-8 सालों से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और वेरोनिका को पता ही नहीं है कि आइकमन कहाँ है, और वो कुछ नहीं जानता। तो जब ये रिपोर्ट आती है तो फिर ये लगता है कि ये बेकार है उसके यहाँ रहना रुकना, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो मोनास वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। वो जो मेड जासूस बनकर गई थी वो भी वहाँ से लौट आता है, और अब लगता है कि फिर से ये अंधेरे में। लेकिन इसी बीच में ड्रोपल में ही जब वो निकलने वाला होता है जिस दिन मोनास, तो उसे पता चलता है कि आइकमन की एक गर्लफ्रेंड भी थी, और वो गर्लफ्रेंड भी इत्तेफाक से ड्रोपल में है। अब उसने कहा कि चलो बीवी पे और उस मतलब इतने टाइम वेस्ट किया, कोई जानकारी नहीं मिली, शायद वो संपर्क में नहीं है, और अब एक प्रेमिका की बात हुई है तो उस प्रेमिका से मिलते हैं। तो मोनास अब उस प्रेमिका को ढूंढते ढूंढते उसी ड्रोपल में उसकी उस गर्लफ्रेंड से मिलता है वो, और जिसका नाम था मिस्टेल ब्राउ से उसकी मुलाकात होती है, और वो अपने आप को इस तरीके से जाके पेश करता है कि मैं आइकमन के एक दोस्त का भाई हूँ, और आइकमन ने मरने से पहले कुछ पैसे, कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने दोस्त को दिया था, और वो रखा हुआ, लेकिन आइकमन का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं कि अगर वो पता मिल जाए तो उसकी अमानत, उसके पैसे उस तक लौटा दें। लेकिन आइकमन की गर्लफ्रेंड भी बताती है कि हमारा उससे सालों हो गया, कोई संपर्क नहीं, कोई पता नहीं है। तो उससे फिर मायूसी होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कुछ दिन और, कहता है कि इसी के ज़रिए मिल जाए। एक दिन ऐसे ही वो उसके घर में था, आइकमन के गर्लफ्रेंड के, और घर में बातचीत के दौरान अचानक उसकी गर्लफ्रेंड एक एल्बम उठा कर ले आती है, और एल्बम लाने के बाद वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारे दोस्त का दोस्त है आइकमन। पहली बार मोनास ने आइकमन की तस्वीर देखी, और शायद ये इकलौती तस्वीर थी जो आइकमन ने गायब होने से पहले, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बाकी हर सबूत को उसने मिटा दिया था, लेकिन वो अपनी इस गर्लफ्रेंड के पास रखे हुए फ़ोटो को भूल गया। तो एक फ़ोटो पहली चीज़, एक कामयाबी मिली किसी तरीके से, लेकिन आइकमन का भी सुराग नहीं मिला, और उसने बताया कि उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। इस दौरान में आइकमन जो है अमेरिकी कैंप से जब भागा, तो भागने के बाद ये उधर उधर भटकता रहा, और फिर ये अचानक पहुंचता है इटली, और इटली में एक नौकरी करता है जंगल में। इसको जंगल की देख ब्रेक के लिए नौकरी पे लगा दिया गया था, और वो वहाँ पे एक फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट लेकर पहुँचता है, और वहाँ जाकर अपना नौकरी काम करना शुरू कर देता है। इटली में थोड़े दिन काम करने के बाद फिर मालिक खस्ता हाल हो जाता है, और वो काम बंद हो जाता है। फिर वो वहाँ से निकलता है और पोर्ट ऑफ जिनेवा पहुँचता है। वहाँ पे कुछ दिन रहता है, लेकिन इस बार वो पादरी बनकर रहता है, और उसे मालूम था कि यहूदी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे अलग अलग जगहों पे रहना है। फिर वहाँ से वो वेटिकन सिटी पहुँचता है, और पोप के राज्य में, चूँकि वेटिकन सिटी है, तो वहाँ उसे पासपोर्ट मिल जाता है, और उसके बाद अब नया रिकार्डो क्लेमेंट के नाम पे एक नया पासपोर्ट, एक नई पहचान बनाता है, और वो वेटिकन सिटी का एक नागरिक बन जाता है इस पासपोर्ट के ज़रिए। फिर उसी पासपोर्ट पे वो अलग अलग देशों का ट्रैवल करता है। सीरिया जाता है, सीरिया में जाकर ये काम करता है काफ़ी दिनों तक। फिर सीरिया से निकलकर ये कई और देश जाता है, यूँ ही भटकता रहता है। थोड़े दिनों के बाद ये लापरवाह भी हो जाता है कि अब उसे लगता है कि धीरे धीरे वक्त बीत रहा है
और अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, इसकी पहचान भी सब हट गई, नया नाम भी, नया पासपोर्ट भी मिल गया है। और इसीलिए अब उसे लगा कि शायद यहूदी और बाकी लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और इसी बेफिक्री के आलम में जब बहुत वक्त बीत गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये इटली से भी निकल कर अब ये पहुंच जाता है ब्यूनस आयर्स, और वहाँ पहुंचकर ये फिर से नौकरी करना शुरू कर देता है। और इस रिकार्डो क्लेमेंट के नाम पे ही था ये। वहाँ पहुंचने के बाद नौकरी और ज़िंदगी सब ठीक चल रही थी। तब पहली बार करीब 8-9 साल के बाद आइकमन को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। उसे लगता है कि अब बहुत भाग दौड़ हो गई, अब पत्नी और बच्चों को एक साथ लाकर रहा जाए और रखा जाए। और इसी के बाद एक दिन इसकी पत्नी के पास एक लेटर पहुंचता है, जो वेरोनिका के पास। और उस लेटर में जो मजमून लिखा था वो नहीं पकड़ पाई, लेकिन जो नीचे दस्तखत था बहुत छोटा सा, वो पहचान गई कि आइकमन का दस्तखत है। उस लेटर में उसने पता दिया था कि यहाँ पे है और बच्चों को लेकर आ जाओ। वेरोनिका अपने बच्चों को ये नहीं कहती है कि ये कौन है जिसका लेटर आया, वो कहती है कि तुम्हारे एक चाचा हैं जिनका नाम रिकार्डो है और उन्होंने बुलाया है तो हमें वहाँ जाना है। बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी और ये उस वक्त वहाँ काम कर रहा था। वेरोनिका लीवेल के नाम पर पासपोर्ट बनाती है अपना और बच्चों का, और उसके बाद खामोशी से एक दिन वो वहाँ से निकल जाती है और जुलाई 1952 में वो ब्यूनस आयर्स पहुँचती है प्लेन से। वहाँ से वो ट्रेन से टुकुमान पहुँचती है जहाँ बुलाया था आइकमन ने। टुकुमान रेलवे स्टेशन पर खुद आइकमन खड़ा हुआ था अपनी बीवी और बच्चों के सामने। इसके बाद बीवी और बच्चे और आइकमन वहीं पे एक साथ रहने लगते हैं। अब तक उसे एहसास हो गया था कि उसको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अब ये वहाँ पे रहने लगते हैं और सब कुछ अपना वो नौकरी कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर दूसरी तरफ अब वक्त पे वक्त बीतता जा रहा था। लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। इजराइल अस्तित्व में आ गया, इजराइल का जन्म हो गया, इजराइल एक नया देश बना, हैगाना और बाकी चीज़ों को मर्ज कर दिया गया। जो इसका खुफिया ब्यूरो था वो भी मर्ज हो गया। धीरे धीरे फिर वो मोसाद बना और इसी दौरान में फिर इस एक केस के बारे में फाइल पे चर्चा हुई और पता चला कि एक ऑश्विट्ज कैंप के प्रबंध निदेशक ओटो अडॉल्फ आइकमन को तलाशने के लिए तूविया फ्रीडमैन के नाम के एक जासूस को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इतने साल हो गए और वो उस तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर कहा गया कि वो बेवकूफ़ है, नाकाम रहा, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, उसको ढूंढने का काम छोड़ दो। तो जो बजट, जो पैसे, सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो सारी चीज़ें रोक दी गई। इस चीज़ का फ्रीडमैन को बड़ा धक्का लगा क्योंकि उसने सालों लगा दिए थे आइकमन को ढूंढने के लिए, और इजराइल के जन्म के बाद अचानक अब उसकी और उसकी काबिलियत पे उंगली उठी। उसने अपनी पर्सनल ज़िद बना ली कि जो मुझे नाकामी मेरे चेहरे और मेरे सहरे सर के ऊपर डाला गया है, मैं इसको धोऊंगा और मैं आइकमन को तलाशूंगा ज़रूर, क्योंकि वो मरा नहीं है। इसने अपने दोस्तों से और बाकी बीवी के गहने बेचकर इसने पैसे जुटाए और आइकमन की तलाश जारी रखी। वक्त बीतता गया। आइकमन अब अपनी बीवी और बच्चों के साथ टुकुमान में है और ये दर दर भटक रहा है फ्रीडमैन उसकी तलाश में, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस दौरान में जब फ्रीडमैन को भी लगा कि शायद वो नाकाम हो जाएगा और दुनिया बहुत बड़ी है और पता नहीं किस भेष में, कहाँ, किस में रह रहा हो, तो अब उस तक पहुंचना मुश्किल है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और एक गलती होती है। आइकमैन की पत्नी वेरोनिका लीबेल आइकमैन, जो उसके बुलाने पे ब्यूनस आयर्स पहुंची थी, वहाँ काफ़ी वक्त रहने के बाद कुछ चीज़ें निपटाने के लिए एक बार कहती कि वापस ड्रोपल जाना है, और वो वापस ड्रोपल आती है। और एक उसका ये भी था कि पासपोर्ट का डेट एक्सपायर्ड हो रहा था, तो पासपोर्ट रिन्यू भी कराना था। तो वो जब वापस पहुंच रही है और जब पासपोर्ट रिन्यू कराती है तो उससे एक गलती हो जाती है। उस पासपोर्ट में वो पूरा नाम लिखती है, वेरोनिका लीबेल आइकमन। इस दौरान में ड्रोपल में चूँकि प्रेमिका भी थी, बीवी भी थी, फ्रीडमैन ने अपने नेटवर्क को वहाँ से हटाया नहीं था। उसके जासूस उसके लिए काम कर रहे थे। तो अचानक पासपोर्ट ऑफिस में एक दिन एक आवेदन आता है
जिसमें वेरोनिका लेवेल आइकमैन के पासपोर्ट को रिन्यू करने की अर्जी थी। जैसी ये चीज़ आती है पासपोर्ट ऑफिस के ज़रिए फ्रीडमैन के उस जासूस तक ये खबर पहुंचती है, वो फ्रीडमैन को बताता है। तब पता चलता है कि इसकी वाइफ जो है ये अभी बाहर से आई है और ब्यूनस आयर्स से आई है और काफ़ी लंबे वक्त के बाद आई है। तो पहली चीज़ होती है कि क्यों गई, कहीं आइकमैन ने तो नहीं बुलाया था। इसके बाद पासपोर्ट जब बन जाता है तो अब फिर यहाँ से फ्रीडमैन अपने जासूसों से का काम शुरू करवा देता, पूरी जासूस। जिस ट्रैवल एजेंट से अब इनके वापसी का टिकट है वापस आना था, वो ट्रैवल एजेंट भी एक तरह से इजराइल का जासूस था, फ्रीडमैन के लिए काम करता था। वो टिकट बनाता है, उससे पता चल जाता है कि ये ब्यूनस आयर्स जा रही है। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस से लेकर निगरानी शुरू थी, टिकट भी बन गई। और जब ये वहाँ से निकलकर, अब इस बीच में जो आइकमैन था वो अर्जेंटीना में ही वेट कर रहा था। अर्जेंटीना का टिकट लेती है, वापस जाती है। अर्जेंटीना एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट में जिसमें बैठती है उसमें भी इजराइल के जासूस बैठे हुए लगातार वेरोनिका के साथ हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो टैक्सी वो लेती है, उस टैक्सी का ड्राइवर भी इजराइल का जासूस था। उसके ज़रिए वो वेरोनिका से उस घर तक पहुंचते हैं जिस घर में आइकमैन था। और पहली बार जब वेरोनिका पहुंची और उस टैक्सी ड्राइवर के ज़रिए जो इसराइल का जासूस था, आइकमैन बाहर आता है, पति पत्नी मिलते हैं और वो आइकमैन को अपने सामने ज़िंदा देखता है। ये खबर जब तूविया फ्रीडमैन को मिलती है तो वो खुशी से उछल पड़ता है। बरसों की मेहनत अब उसके सामने थी। अब लेकिन ये था कि इजराइल में इसको कैसे, इजरायली जासूस इसको अर्जेंटीना में कैसे पकड़े। इजराइल और अर्जेंटीना के बीच कोई ट्रीटी भी नहीं थी। किडनैप करने में बड़ा ख़तरा था, और किडनैप कर लें तो इजराइल कैसे ले जाएं वापस यहाँ से, ये सारे जोखिम भरे काम थे। लेकिन इस दौरान में फ्रीडमैन ने अपनी एजेंसी को खबर कर दी कि जिस मिशन पे वो लगा हुआ था, जिसके लिए उसे नाकारा कहा गया था, वो डेथ कैंप का वो जालिम शख्स उसे मिल चुका है और ज़िंदा है। इजराइल भी खुश होता है। इसके बाद अब होता है कि इसको वहाँ इजराइल से लाया कैसे जाए। इत्तेफाक से किस्मत साथ देता है। अर्जेंटीना की आज़ादी के 100वीं सालगिरह मनाई जाने वाली थी। अर्जेंटीना में 100 साल हो रहे थे अर्जेंटीना की आज़ादी को, और उसी 100 साल के मौके पे अर्जेंटीना और इजराइल के बीच में एक पहली बार हवाई यात्रा भी शुरू हो रही थी। इससे पहले इन दोनों के बीच में हवाई यात्रा नहीं थी। तो प्लान ये बनाया कि अर्जेंटीना के 100वीं सालगिरह के मौके पर इजराइल से जो पहली उड़ान अर्जेंटीना जाएगी, वही प्लेन जब वापस आएगा उसमें आइकमैन को लेकर आएंगे। सारी प्लानिंग तय होती है। एक शाम जब आइकमैन नौकरी से घर लौटता है, 4 लोग एक कार में पहुंचते हैं घर के बाहर, आइकमैन के पकड़ते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, बेहोश करते हैं, उसे गाड़ी में डालते हैं और एक सुनसान घर में ले जाकर रख देते हैं। पहले से इसके बाद आइकमैन का दूसरा पासपोर्ट तैयार कर लिया गया, नई पहचान दे दी गई और उसे इजरायली सिटीज़न बना दिया गया। अब ये था कि जो फ़्लाइट आई है इजराइल से वो वापस जानी है, उस फ्लाइट में ही लेकर जाना है। बेहोशी की इंजेक्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। व्हील चेयर पर आइकमैन को इजराइल के जासूस खुद फ्रीडमैन तूविया वो अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। बताता है कि हमारे इजरायली नागरिक है, पासपोर्ट दस्तावेज सब कुछ था और बीमार है सख्त। एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा उसको रोका नहीं जाता। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सब चैन की सांस लेते हैं। इजरायली प्लेन में अब आइकमैन बैठ गया था और पूरी तरह से अब वो इजराइल के शिकंजे में था। इसके बाद प्लेन उड़ता है और उसको लेकर फिर इजराइल पहुंचता है। इजराइल आने के बाद जब ये पता चलता है, लोगों को बहुत सारे ऐसे थे जो डेथ कैंप से ज़िंदा निकल कर आए थे, कुछ भाग कर आए थे, कुछ के जिस्म पे उस वक्त तक कैदी का नंबर लोहे से जो दागा हुआ था वो उसी आइकमैन के हाथ का था, वो भी मौजूद थे। आइकमैन की गिरफ्तारी की खबर पूरे यूरोपियन मीडिया में आ जाती है, अमेरिका की भी अखबार में खबरें छपती हैं। इसके बाद धीरे धीरे मुकदमा चलता है। अदालत में आइकमैन फिर अपना बयान देता है और वो जो बयान देता है वो ये कहता है कि मैं देश देश भागते भागते अब थक गया हूँ, पर मैं कातिल नहीं हूँ और ना ही मैं मास मर्डरर हूँ। मैंने जो भी किया अपने देश के लिए किया और उस वक्त जो देश के सर्वोच्च नेता थे उन्होंने जो हुक्म दिया मैंने वही किया। मेरे अधीन मतलब मेरे अंदर भी काम करने वाले जो लोग हैं उस कैंप में, वो भी कातिल नहीं है, ना मास मर्डरर है। हम लोगों ने अपना काम अपने देश के हित में किया, ईमानदारी से किया, ऊपरी बॉसेस के आदेश का पालन किया और मुझे नाजी दल के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और इसलिए मुझे अपने इस पूरे जो कुछ किया है उसका कोई पछतावा नहीं है।
मैं अच्छा जर्मन था, मैं अच्छा जर्मन हूँ और हमेशा अच्छा जर्मन रहूँगा, ये उसकी लाइन थी।